नमस्कार दोस्तों, आज है 1 मई 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का पहला पॉइंट, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य था करोड़ों ऐसे भारतीयों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करना जिन्हें पैसों के अभाव में उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसलिए इस योजना को मोदी केयर या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी कहा जाता है। इसे पीएम जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है और कभी-कभी इसको पीएम जय भी कहा जाता है। पीएम जय, जय फॉर JAY, जन आरोग्य योजना। तो पीएम जय, मोदी केयर, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, आयुष्मान भारत, ये सब एक ही योजना के अलग-अलग नाम हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत सन 2018 में 30 अप्रैल को की गई थी। पीएम जय योजना या पीएम जन आरोग्य योजना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है। यह जो योजना है, ये आयुष्मान भारत, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर भी है और इसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत के प्रति परिवार, हर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज की क्लास का दूसरा पॉइंट। थाईलैंड के एक बौद्ध मंदिर जिसका नाम है धम्मकाया, वहां पर एक साथ 3,30,000 कैंडल लाइट का प्रज्वलन किया गया। एक साथ वहां पर 3,30,000 कैंडल दीपक जला दिए गए और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड GWR में दर्ज किया गया है। तो थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, उसके बाहरी इलाके में एक बौद्ध मंदिर है। इस मंदिर का नाम धम्मकाया है। इस मंदिर में पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक साथ 3,30,000 कैंडल लाइट का प्रज्वलन किया गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। तो इसी अर्थ डे पर, जो अभी अभी अर्थ डे मनाया गया अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को, तो इसी अर्थ डे के अवसर पर इस बौद्ध मंदिर में एक साथ 3,30,000 दीपों का प्रज्वलन किया गया था। यहाँ पर जिक्र है थाईलैंड का, तो हम लोग थोड़ा सा थाईलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो थाईलैंड एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है और इसका पुराना नाम है सियाम। पहले इसको सियाम के नाम से जाना जाता था। और थाईलैंड एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो कभी किसी यूरोपीय देश द्वारा उपनिवेश नहीं बनाया गया था। जितने भी साउथ ईस्टर्न कंट्री हैं, सब पर यूरोपीय देशों ने राज किया ना, यूरोपीय कंट्रीज आकर के यहाँ पर अपने उपनिवेश बनाए, कॉलोनीज बनाई, लेकिन थाईलैंड में वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हुए। ठीक है, तो थाईलैंड पूरे साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी यूरोपीय देश द्वारा उपनिवेश नहीं बनाया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार को यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यूएसए क्रिकेट के अध्यक्ष पराग मराठे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो क्रिकेट टीम है, नेशनल क्रिकेट टीम है, उसके मुख्य कोच बनाया गया है अरुण कुमार को। और जो यूएसए क्रिकेट है, जो कि पूरा मैनेज करती है, यूएसए में जो क्रिकेट होता है उसका एक तरह से लीगल बॉडी है जो कि उसको एडमिनिस्टर करती है। तो इस यूएसए क्रिकेट के अध्यक्ष हैं पराग मराठे। तो यहाँ पर जिक्र आया है यूएसए का, तो यूएसए के बारे में हमको जान लेते हैं, कुछ नए तथ्य जान लेते हैं। यूएसए ने मार्च 30, 1867 में $7.2 मिलियन में अलास्का को रूसी साम्राज्य से खरीद लिया था। अलास्का जो कि आजकल एक स्टेट है यूएसए का, तो पहले ये यूएसए का पार्ट नहीं था, पहले ये रसिया का पार्ट था। यूएसए ने रसिया से अलास्का को 1867 में 1867 में खरीद लिया था $7.2 मिलियन दे करके। यूएसए जो है ये यूरोपीय संघ से आकार में 2 गुना है। पूरा जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसका साइज का डबल है अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और यूएसए का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं डेथ वैली। तो डेथ वैली यूएसए का लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे निचला बिंदु है, जो कि सी लेवल से 86 मीटर नीचे लाई करता है। और यूएसए का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले यूएसए का हाईएस्ट पॉइंट है
जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6198 मीटर है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। यूएसए का लोएस्ट पॉइंट डेथ वैली और हाईएस्ट पॉइंट माउंट मैकिनले। इसके बाद आज की क्लास का चौथा पॉइंट, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस, जिन्होंने अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल का संचालन किया था, जबकि उनके चालक दल चंद्रमा पर चलने वाले पहले लोग बन गए, उनकी मृत्यु हो गई है। तो माइकल कॉलिंस, जो कि अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के पायलट थे, उनका डेथ हो गया है। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान कौन सा अंतरिक्ष यान था? ये जो अमेरिका ने अपने कुछ लोगों को मून की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर भेजा था, तो जिस यान का यूज हुआ था उसका नाम है अपोलो 11। तो इस अपोलो 11 के पायलट थे माइकल कॉलिंस, जिनका अभी हाल में देहावसान हो गया है। ठीक है, इस अपोलो 11 में बैठे हुए थे इनके साथ माइकल कॉलिंस तो पायलट थे, साथ में दो लोग और थे जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ये चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, जबकि जो माइकल कॉलिंस थे ये चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे थे, लेकिन उस अंतरिक्षयान के ये पायलट थे। तो ये अभी कैंसर रोग से पीड़ित थे, इनका अभी हाल में देहावसान हो गया है और इनको इतिहास का सबसे अकेला आदमी कहा जाता है। द लोनलीएस्ट मैन इन द हिस्ट्री कहा जाता है माइकल कॉलिंस को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि माइकल कॉलिंस, जो कि अपोलो 11 यान के पायलट थे, उनका अभी हाल में मृत्यु हो गई है। आज की क्लास का पांचवा पॉइंट, नेटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो नेटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और नेटो के अन्य सदस्य देशों की सेनाओं के साथ अल्बानिया देश में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो नेटो क्या है? नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक टाइप का ये सैन्य संगठन है जिसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के और वेस्टर्न यूरोप कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं। लगभग 30 के आसपास देश मेंबर हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। तो ये सारे देश मिला के लगभग 30 देश इसके मेंबर हैं। और नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर रशिया को कम्बैट करने के लिए, रशिया को टैकल करने के लिए नेटो की स्थापना की गई थी। कोल्ड वॉर के दौरान हमको मालूम है कि रशिया का थोड़ा सा वैसा नीति था, अपने एम्पायर को बढ़ाने वाली नीति पर चल रहा था, तो उसका मुकाबला करने के लिए नेटो की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। नेटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम देश की कैपिटल ब्रुसेल्स में नेटो का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो नेटो की विशेषता है कि नेटो की अगर किसी एक कंट्री पर कोई देश आक्रमण करता है, तो ये नेटो के सारे सदस्य राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाएगा। जो नेटो की संधि हुई है, तो जितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं संधि पर, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर नेटो की किसी एक कंट्री पर कोई अन्य देश आक्रमण करता है, तो नेटो ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंट्री मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो रशिया अटैक कर दे, मान लो रशिया फ्रांस पे अटैक कर दे, और फ्रांस क्या है? नेटो का मेंबर है। ठीक है, तो नेटो के सारे देश आकर के रशिया पर आक्रमण कर देंगे, रशिया का मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है अल्बानिया का। तो अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप देश है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह भूमध्य सागर के पास एड्रियाटिक और इनोनियन सागर पर स्थित है। उत्तर पश्चिम में मोन्टेनेग्रो, उत्तर पूर्व में कोसोवो, पूर्व में उत्तर मैकेडोनिया और दक्षिण में ग्रीस के साथ भूमि की सीमाओं को साझा करता है, और पश्चिम में ग्रीस, मोन्टेनेग्रो और इटली के साथ समुद्री सीमाएं बनाता है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है। अल्बानिया की राजधानी का नाम है तिराना। अगली स्लाइड पे हम लोग मैप देखेंगे, उसमें अल्बानिया की स्थिति और जितने भी ये नेटो कंट्रीज हैं, मतलब जो नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं, तो उनका लोकेशन वगैरह हम लोग मैप में देखेंगे। जो मैप में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दिखाया हुआ है नेटो कंट्रीज। लेफ्ट हैंड साइड का जो मैप आपको दिख रहा है, इसमें जो ब्लू कलर का एरिया है, इसमें सारा आपका नेटो कंट्रीज की मेंबर कंट्रीज आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपका जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, जिसमें यूएस, कनाडा वगैरह हैं, और इधर आपका वेस्टर्न यूरोप, ये सारी कंट्री मिल करके नेटो फॉर्म करती हैं। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड के मैप में आप देख सकते हैं अल्बानिया की स्थिति। अल्बानिया कहाँ है? ये आपको ग्रीस के ऊपर दिख रहा होगा इधर।
मैकेडोनिया के वेस्ट में और ग्रीस के नॉर्थ वेस्ट में ये अल्बानिया कंट्री है। तो इसी अल्बानिया में नेटो कंट्रीज ने क्या किया है, अभी एक एक्सरसाइज किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट, आज की क्लास का छठवां पॉइंट, दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत बनाया गया है, जबकि पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये दीपक मित्तल और पीयूष श्रीवास्तव दोनों भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के ऑफिसर हैं। दोनों आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं 1998 बैच के। दीपक मित्तल को बनाया गया है कतर में भारत का एम्बेसडर और पीयूष श्रीवास्तव को बनाया गया है बहरीन देश में भारत का एम्बेसडर। दीपक मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू कतर while पीयूष श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू बहरीन। तो आप लोग मैप में बहरीन देश और कतर देश को देख सकते हैं, दोनों नेबरिंग कंट्री हैं। तो यहाँ पे जिक्र आया है बहरीन और कतर का, तो इनके बारे में कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। बहरीन फारस की खाड़ी में बसा एक देश है और इसकी राजधानी मनामा है, जबकि कतर पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी दोहा है। दोहा कतर की राजधानी है। बहरीन की खाड़ी बहरीन को कतर से अलग करती है। बहरीन की खाड़ी फारस की खाड़ी का इनलेट भी कही जाती है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होगा और ऐसा आयोजन करने वाला कतर पहला मुस्लिम और अरब देश होगा। कतर देश ऐसा पहला मुस्लिम और अरेबियन कंट्री होगा जो कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। तो अगला फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2022 में होना है, इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। इसके अलावा 2030 के एशियन गेम्स का भी आयोजन कतर में होगा। 2030 का जो एशियाई खेल होंगे उसका आयोजन भी कतर में किया जाएगा। मैप में आप कतर का और बहरीन का लोकेशन देख सकते हैं। पुर्तगाल में अब दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल बनाया गया है। पुर्तगाल देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल बनाया गया है। पुर्तगाल के पोर्टो में खोला गया यह सस्पेंशन ब्रिज 1692 फीट लंबा है, जो इसे दुनिया में सबसे लंबा बनाता है। इस पुल को 516 आरोका के नाम से जाना जाएगा। तो 516 आरोका जो कि पुर्तगाल देश में स्थित है, यह दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल बन गया है। तो यहाँ पे जिक्र आया है पुर्तगाल देश का। तो पुर्तगाल देश आइबेरियन पेनिनसुला में स्थित है और यह यूरोप में साउथ वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है और यह यूरोप का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट भी है, वेस्टर्न मोस्ट कंट्री भी है। तो पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। पुर्तगाल के प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डिसूजा हैं। मार्सेलो रेबेलो डिसूजा पुर्तगाल के प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला जो है, आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन और पुर्तगाल को अलग करता है। पुर्तगाल और स्पेन को डिवाइड करता है आइबेरियन पेनिनसुला। तो यहाँ पर मैप में मैंने दिखाया हुआ है पुर्तगाल कंट्री का लोकेशन, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। पत्रकार राधेश्याम जाधव ने एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक है टाइगर ट्रेल ऑफ द टाइगर। तो टाइगर ट्रेल ऑफ द टाइगर पुस्तक के लेखक राधेश्याम जाधव हैं, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं। तो इनकी जो ये पुस्तक है टाइगर ट्रेल ऑफ द टाइगर, यह उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल जर्नी के बारे में है। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है टाइगर ट्रेल ऑफ द टाइगर और इस पुस्तक के लेखक राधेश्याम जाधव जी हैं। इसके बाद आज की क्लास का 9th पॉइंट, टीएस तिरुमूर्ति को यूनाइटेड नेशंस में भारत का एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। तिरुमूर्ति 1985 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं 1985 बैच के। तो टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसके पहले सैयद अकबरुद्दीन इस पोस्ट पे काबिज थे। सैयद अकबरुद्दीन भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन उनकी जगह पर अब टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, केरल राज्य में कोविड-19 के कारण हो रहे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए बंजर भूमि में एक बड़े पैमाने पर कृषि परियोजना शुरू करने के लिए तैयारी कर ली गई है। तो केरल राज्य की सरकार ने कोविड-19 संकट
से जो आर्थिक संकट आया है उसकी वजह से जो दिक्कत हो रही है उसको दूर करने के लिए बंजर भूमि में एक बड़े पैमाने पर कृषि परियोजना शुरू करने का विचार किया है। केरला राज्य में बहुत बड़ी भूमि बंजर भूमि है, ठीक है, तो उस बंजर भूमि को अब ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा, वहां पर कृषि कार्य किया जाएगा। इसके लिए केरल सरकार ने परियोजना तैयार कर ली है। तो यहाँ पे जिक्र है केरल राज्य का, तो केरल राज्य के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं एनामुडी सोला नेशनल पार्क, कुमाराकोम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पंपादम सोला नेशनल पार्क। इसमें पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? केरला राज्य में। तो केरला राज्य में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, उसमें पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।